अत्यधिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, उच्चतम पर्वत शिखर और गहन महासागरीय क्षेत्रों में कठिन दिशाओं के कारण जैवमंडल अनुपस्थित पाया जाता है। अब ये आपका प्रिय विषय बन जाएंगे, साइंस, साइंस टेक, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ये ऐसे विषय हैं जो कि आपके प्रिय विषय बन जाने वाले हैं, बेशक आप आर्ट बैकग्राउंड से आते हो। बी वाला पॉइंट है ये, वायुमंडल प्लस जलमंडल, प्लस लगा करके लिखना है, किसी को समझ में आए या ना आए, बस आपको समझ आना चाहिए। प्लस स्थलमंडल, जीवित प्राणी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं, उनके लिए पोषक जो तत्व है उनकी आपूर्ति किससे होगी? आपूर्ति वायु, जल और मृदा द्वारा की जाती है। हाँ, जैव मंडल में जीवित प्राणियों का वितरण सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। ये लिखने की बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे, आप सुनते रहें, एक बार से 2 बार ऐसे सुन लें और पॉइंट जरूर डालते रहना कि आपको, ताकि पता रहे कि हाँ इसमें इतने पॉइंट थे, एफ ई एफ जो भी, और एक आध शब्द लिख लेना जैसे। तो ये कौन सा रूल है जो 10% का रूल है? अगर आपसे पूछ लेता है लिंडमैन्स ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल ऊपर कहते हैं, उसको खाते हैं मेढक, मेढक को खाता है सांप, और सांप को जो खाता है कौन? चील जो होती है, ईगल। और उस ईगल जब मर जाती है तो उसकी जो बॉडी डिकम्पोज होती है, तो उसे कौन डिकम्पोज करते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है, हाँ। शुरुआत उत्पादक से होती है और लास्ट इसका जो होता है वो जाकर के कहां होता है? टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स से इसका जो है अंत होता है। इसमें क्या हमने किक चेन बनाई थी ना, ये चेन बनी थी, यहां से शुरू हुआ और इस तरीका से इसे ये खा लेगा, फिर इसके बाद में यहाँ आएगा, इसे ये खा लेगा और उसके बाद में इसे ये खाएगा। और तो कितना कम करेंगे? 8.1, यानी कि इस तरीका से ये जो आकार है यहाँ ऊर्जा का, ये नैरो होता चला जाएगा। तो जो यहाँ पर है वो क्या है? शाक भक्षी है, या फिर जो प्रोड्यूसर है वो है। और इसके आधार पर आप ऊपर जाकर जाते जाएंगे। तो अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो ये जो संख्या का जो पिरामिड है वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि जो संख्या पिरामिड होते हैं क्या ऑलवेज अपराइट होते हैं, यानी क्या हमेशा सीधे होते हैं? हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 4 है। यह लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट 1 है, पार्ट ये 4 है, पार्ट 4 है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसका रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, आप लेक्चर को एक बार देखना है, अपने नोट्स बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है, फिर उसको दोबारा देखना है। जब आपके नोट्स बन जाएं तो कम से कम 1 सप्ताह का गैप होना चाहिए, 7 दिन का गैप हो, उसे दोबारा देखना है अपने नोट्स के साथ में। यहाँ अगर आपको मेमोराइज हो जाता है सारा कुछ तो आगे नहीं देखना। अगर फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार और देखना चाहिए, तो मैक्सिमम आप 3 टाइम एक लेक्चर देख सकते हैं, और मिनिमम मैं आपको कहूँगा कि 2 टाइम्स तो आप देखना ही देखना है आपको। ठीक है, तो इसके साथ ही अब हम देखते हैं जैवमंडल। और जैवमंडल में आप डालेंगे बायोस्फीयर, इसका नाम होता है। पहला आज सब टॉपिक्स डालेंगे आप। सब टॉपिक क्या है इसमें डालेंगे आप? बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। जैवमंडल, और इंग्लिश में इसे बायोस्फीयर बोलते हैं, जैवमंडल। और जैवमंडल में आप देखेंगे मेरे पास, यहां देखेंगे जैवमंडल। जैवमंडल किन्हें कहते हैं? यह आप देखेंगे यहां पे, यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीव मिलता है। जैवमंडल जीव से संबंधित यानी कि लिविंग थिंग्स से संबंधित है, यानी कि जहां जीव मिलते हैं वह क्या है? जैवमंडल है। यह वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के बीच का एक उच्च एकीकृत और अंतरक्रिया क्षेत्र है। वायुमंडल, सपोज करें अगर आप इस तरीका से बनाते हैं, यह वायुमंडल है, यह जलमंडल है, और यह
क्या है आपका स्थल मंडल, यानी कि जहां वो तीनों मिलते हैं वह जो क्षेत्र है जहां ये तीनों मिलते हैं वो जो क्षेत्र है वो क्या है, जैव मंडल है, यानी कि बायोस्फीयर है। ठीक है, जैव मंडल में जीव लिखना, इसका पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पहला ये वाला है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीव मिलता है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल के बीच का एकीकृत जो क्षेत्र है जहां वे आपस में अंतर क्रिया करते हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में जीवन समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक, जैव मंडल में जीवन समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक और समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई तक। तो अब इससे आपको एक बात जरूर समझ में आ रही होगी कि जो ऐसे भी क्षेत्र हैं पानी के अंदर जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, अगर आपको विकल्प ऐसा देता है कि क्या वहां भी कुछ जीव होते हैं, हाँ, तो आप अगर कुछ कहता है तो कुछ वाला जो विकल्प है वो आपको सही लेकर के चलना है। जैसा कि आपने अभी देखा 2023 जो वाले प्रश्न है उसमें उन्होंने दिया है कि कोई जो कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं या कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो यानी कि एक स्पेसिफिक पीएच मान दिया कि उस पर भी जीवित रह सकते हैं। अगर कुछ का साथ आता है तो वो स्टडी पर्याप्त नहीं होती हैं, तो इसलिए हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट की श्रेणी में रख करके हाँ मान के चलेंगे। ये भाषा विज्ञान है, आप अगर भाषा विज्ञान समझते होंगे तो आप ये बात जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये आप समझ गए होंगे कि भाषा विज्ञान में भाषा से किस प्रकार से आप अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो उसी के अनुसार आप भाषा को पकड़ेंगे कि कुछ हमेशा सही होगा। कारण है कि हमारे पास में कुछ को भी नेग्लेक्ट करने की या कुछ को भी सेग्रीगेट करने की क्षमता नहीं होती है, तो कुछ तो रह ही जाएगा। आप कहें कि भाई अगर मैंने अपने दोनों हाथ इस तरीका से मिला लिए हैं, क्या इनके बीच अभी भी कुछ गैप है? हाँ है, अभी भी इनके बीच कुछ गैप है, हाँ है। तो क्योंकि आपके पास पूरी तरीका से इस बात के साक्ष्य नहीं है कि इनके बीच गैप है या नहीं है, तो कुछ वाला जो होता है वो बेनिफिट ऑफ डाउट्स की श्रेणी में आता है और इसे हम सही लेकर के चलेंगे। तो इसी प्रकार से आपने ये देखा। अब इसे देखेंगे अत्यंत, अब आप इसे यहां देखना है, इस वाले में अत्यधिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, उच्चतम पर्वत शिखर और गहन महासागरीय क्षेत्रों में कठिन दिशाओं के कारण जैव मंडल अनुपस्थित पाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या ये पूरी तरीके से अनुपस्थित पाया जाता है? नहीं, आप समझे, जो मैंने आपसे बताता हुआ आ रहा हूं, आप स्ट्रिक्ट ना रहते हुए आपको ये समझना है कि हमें मेजॉरिटी को ध्यान में रखना है कि पाया तो जा सकता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र का नाम वहां पर जो भी डोमिनेंस करता है, जैसे जीव मंडल, तो जीव डोमिनेंस करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो वो जीव मंडल है, नहीं तो नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर वहां पर बहुत कम है, अगर ये कहा जाए कि क्या वहां कोई भी तरीका का जीव नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ तो आपको हमेशा मिलेगा। विषम परिस्थितियों में भी आपको अगर पूछता है तो आप कुछ को लेकर के चल सकते हैं सही की तरफ। अब देखेंगे अनुपस्थित पाया जाता है, तो आप इसे समझ लेना कि अगर वो जो आपसे कहता है आपको भाषा पकड़ना है, इनके ऊपर आपको एकदम नहीं जाना है। ये आपको नॉर्मल बात लिखी हुई है, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं लिखा है, स्ट्रिक्ट वे में इसमें लिखा नहीं गया है कि अत्यधिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और उच्चतम पर्वत शिखर और महासागरीय क्षेत्रों की कठिन जो परिस्थिति क्षेत्र है वहां पर जो है जैव मंडल अनुपस्थित पाया जाता है। सामान्यतः ऐसा है। ठीक है, अब है कभी कभी 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ कवक और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय नहीं होते। आप समझ गए, मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय नहीं होते। आपने देखा होगा कुछ एक हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है, हाइबरनेशन आपने सुना होगा। हाइबरनेशन जो भालू होते हैं वो करते हैं। आपने सुना होगा कि भालू 6 महीना के लिए नींद में चला जाता है, वो कुछ दिन के लिए अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसे रोक देता है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो हमारे दैनंदिन जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए जो ऊर्जा हम बनाते हैं अपने शरीर में, वो सब मेटाबॉलिक की ही प्रोसेस से आती है। तो जो भी हम इंटेक करते हैं, फूड वगैरह जो हम खाते हैं, जिसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे इंटेक करते हैं, तो वो मेटाबॉलिक की जो प्रोसेस है उसके द्वारा ही हमारा क्या करता है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ये मैं सारा आपको बताने वाला हूं, आप बस मेरे साथ लगे रहे। आपका जो एकदम स्पष्ट विचार कर देने वाले हैं कि आपको इन सारी बातों में, बेशक आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हैं तो भी आपको साइंस का इतना अच्छी रुचि और एक अच्छी जानकारी के साथ आपको लेकर के चलेंगे कि आप ये आपका प्रिय विषय बन जाएंगे। साइंस टेक, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये ऐसे विषय हैं जो कि आपके प्रिय विषय बन जाने वाले हैं। बेशक आप आर्ट बैकग्राउंड से आते हो, चाहे बेशक आपने आज तक कोई साइंस की बुक ना पढ़ी हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो आने वाले समय में ये सब हम आपके लिए
एक आम बात कर देने वाले हैं, आपका प्रिय विषय बना देने वाले हैं इसे। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। केमिकल चेंजेस हैं जो कि होते हैं किसी सेल के अंदर। सेल समझ रहे हैं ना, बॉडी का जो सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, सेल है, सेल। हाँ ठीक है, और यहां पर क्या होती है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी का वहां निर्माण होता है। ये सब हम देखने वाले हैं। अभी आप इतना समझें कि वो जो बैक्टीरिया है वो पाए तो जाते हैं लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस उनके अंदर सक्रिय नहीं होता। इसका मतलब है कि जो एनर्जी उनको चाहिए वो उन्हें अभी उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने रोक लिया है। अब ना तो उन्हें भोजन लेने की जरूरत है क्योंकि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस उन्होंने बंद कर लिया है। तो इस प्रकार की जो कठिन परिस्थिति है वहां पे भी आपको कुछ कवक और बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। जो कुछ वाले विकल्प में आप समझ लेना, ये है वो घुमा फिराकर वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। पर उन्होंने बोल दिया कि आपको जो है बायोम नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ आता है तो आप सही मान करके उसे चलेंगे। ये प्रीलिम्स के अंदर एक फंडा है कि आपको इस तरीका से फंसा देगा। ठीक है, जैव मंडल में जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य द्वारा की जाती है। मैं ऑलरेडी इतनी बार आपको बता चुका हूं। अब आप लिखेंगे मेरे साथ में, अब आप लिखेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे। और पहला जो ए पॉइंट है वो आप लिखेंगे इसे डाल करके। आप इस पॉइंट को आप लिखेंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। और लिखना कैसे है ये आपको मैं बार बार डिस्क्लेमर इसलिए देता हूं कि नए नए लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कभी वो ऐसा ना सोचें कि जैसा मैं बोल रहा हूं वो उसी तरीका से लिखना नहीं। की टर्म आपको लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसमें से कुछ कुछ बातें आपको जो जरूरी है, जो आप भूल सकते हैं, वो आपको लिखना है। अब जैसे यह है, जैसे मैं बताता हूं, जैसा मैं लिखाने जा रहा हूं जैव मंडल बायोस्फीयर, तो यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जीवन मिलता है। आपको पता है जैव मंडल में जीवन मिलता है, इतना याद रहेगा, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वह वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के बीच का एक क्षेत्र उच्च एकीकृत और अंतरक्रिया क्षेत्र है। यह वाली लाइन आपको लिखनी है, वायुमंडल जलमंडल, यानी कि वायुमंडल प्लस जलमंडल प्लस स्थल मंडल। ठीक है, जहां पर तीनों मिलेंगे और वहां उच्च एकीकृत और अंतरक्रिया क्षेत्र, बस इसको याद रखना। यह आपको विकल्प में रखा हुआ मिलेगा, वायुमंडल जलमंडल स्थल मंडल उच्च एकीकृत अंतरक्रिया क्षेत्र है क्या भाई, इस पर हाँ है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला लिख लेना है। कैसे लिखना है, वायुमंडल, बी वाला पॉइंट है ये, वायुमंडल प्लस जलमंडल, प्लस लगा करके लिखना है। किसी को समझ में आए या ना आए, बस आपको समझ आना चाहिए। प्लस स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल ये, और इनका क्या है, एक अंतःक्रिया क्षेत्र है, एक अंतःक्रिया क्षेत्र प्लस एकीकृत, एकीकृत एकीकृत क्षेत्र। तो इस तरीका से आपको लिखना है। तो ये वर्ड बेस आपको लिखना है, पूरी लाइन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नहीं लिखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट था, सी पॉइंट, क्या था कि ये 200 से 6000 मीटर, 200 से 6000 मीटर, यानी कि यह जैव मंडल में जीवन समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई और समुद्र जो स्थल से 200 मीटर और समुद्र तल में 600 मीटर की 6000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, इस तरीका से। तो 200 और 600 आपको लिख लेना है। अत्यधिक उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के, जैसे मैं इसे बोल रहा हूं, अत्यधिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों उच्चतम पर्वत शिखर ये। तो यहां पर बस आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिख लेना है कि जहां कठिन दशाएं हैं वहां बायोम अनुपस्थित होते हैं सामान्यतः आप डाल लेना। अगर वो विकल्प में देता है कुछ लगा करके वो विशेष परिस्थिति है, वहां पर इसे हम नहीं मानेंगे। आगे देखेंगे, कभी कभी 8000 मीटर से अधिक, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, कभी कभी 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ कवक और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आपको लगा लेना है कि अगर 8000 मीटर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8000 मीटर की ऊंचाई पर भी हमें बैक्टीरिया और कुछ कवक पाए जाते हैं जिनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस सक्रिय नहीं होती, इस तरीका से। ठीक है, हाँ, इसीलिए पाए जाते हैं, आप इसी तरीका से सोच सकते हो, इसी लिए पाए जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो रुकी हुई होती है। अगर वो चलती तो उन्हें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो सर्वाइव करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता। और जो लास्ट वाला मैं बता रहा था कि जैव मंडल में जो जीवन के लिए जो जरूरी आवश्यक ऊर्जा है वो क्या है, सौर्य ताप, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है,
फिर भी आप मेंस के लिए अब याद रखना चाहते हैं तो जीवन के लिए बराबर प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत सूर्य है, इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं। अब आगे लिखेंगे इसका सी डी ई पॉइंट आ गए हैं। ई पॉइंट में देखना, ई पॉइंट में लिखेंगे जीवित प्राणी के लिए पोषणों की आपूर्ति, जीवित प्राणी के लिए पोषणों की आपूर्ति वायु, जल, मृदा द्वारा की जाती है। जीवित प्राणी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं, उनके लिए पोषक जो तत्व है उनकी आपूर्ति किससे होगी? आपूर्ति वायु, जल और मृदा द्वारा की जाती है। ये पोषक तत्व विभिन्न चक्रों के माध्यम से बार बार पुनर्चक्रित होते हैं। मैंने आपको बताया है नेचर के अंदर एक प्रोसेस है, जैसे कि वाटर है, वाटर किसमें बदलेगा? वाष्प में बदल करके ऊपर चला जाएगा और फिर दोबारा से बरसात के रूप में वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से एक जल चक्र बन जाता है। उसी प्रकार से आपके अलग अलग टाइप के चक्र हैं, वो हम देखने वाले। नाइट्रोजन चक्र अलग है, ऑक्सीजन चक्र अलग है, सॉइल चक्र अलग है, ये सब अलग अलग है। वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसा होता है। कार्बन चक्र अलग है। तो जो आवश्यक होंगे आपके लिए यूपीएससी के लिए वो मैं यहाँ पे करा देने वाला हूं, ठीक है जी। अब लिखेंगे हाँ, ये तत्व, ये पोषक तत्व विभिन्न चक्रों के माध्यम से बार बार पुनर्चक्रित होते रहते हैं, ठीक है। अब की टर्म में ही आपको लिखना है। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, एक एक शब्द लिख लेंगे जो आपको भूल जा सकते हैं या जिनके आधार पर आप इस पैराग्राफ को रीराइट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। लिखेंगे जैव मंडल में जीवित प्राणियों का वितरण, जैव मंडल में जीवित प्राणियों का वितरण सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। ये तो आपको पता है, मैं कल भी बता चुका हूं। ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ ही जीवित प्राणी मिलते हैं, कुछ ही, याद करना, कुछ पर ध्यान देना है। कुछ ही जीवित प्राणी मिलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में पृथ्वी पर मिलने वाली जैव विविधता 50 से 40%, जो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। तो जितनी आप विषुवत रेखा की ओर आएंगे उतना आपको बायोडाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि फौना एंड फ्लोरा की जो स्पीसीज हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ज्यादा संख्या आपको दिखेगी। क्योंकि ये मैं पीछे आपने लेक्चर्स में देखा भी होगा, जब मैं आपको हिमालय पढ़ा रहा था तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो नदर्न प्लेन है वहां पर पॉपुलेशन अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि भोजन की पर्याप्तता है, भोजन की पर्याप्तता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे आप इक्वेटर की ओर आते हैं, जैसे आप विषुवत की ओर आते हैं, आपको बायोडाइवर्सिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी सूर्य से, ठीक है। और जो दोनों ये प्राप्त हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके जो अवशेष हैं, यानी कि उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष हैं वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाएंगे। और मिट्टी जो होगी वो दोबारा से क्या हो जाएगी? दोबारा से वो पोषित हो जाएगी, फर्टाइल लैंड हो जाएगी, और वहां फिर दोबारा से आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये एक चक्र बन जाएगा, तो लैंड जो है वो लगातार फर्टाइल रहेगी। तो एक तो सूर्य की ऊर्जा और साथ ही साथ तो पानी की उपलब्धता, ये दो ऐसे कारक हैं जो किसी भी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे, ये है कौन से क्षेत्र जो मैं बात कर रहा हूं, ये कौन से क्षेत्र है? ये इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र है, इक्वेटर के बहुत ज्यादा नजदीक के क्षेत्र नहीं है। देखो, दोनों बातों में आप ध्यान देना। ऐसा प्रश्न भी आया है यूपीएससी में। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूं ये है हमारा क्या? विषुवत रेखा। ये क्या है? हमारा इक्वेटर। देखो, ये है इक्वेटर। अब आपको पता है सबसे ज्यादा बरसात जो होती है वो इक्वेटोरियल रीजन में होती है। इक्वेटोरियल रीजन में बरसात होने के कारण यहां की जो मिट्टी है वो क्या है? वो क्या है? कम उपजाऊ है, यानी कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी वो बहुत कम है। यहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है। दो कारण है। पहली क्या है कि एक तो बरसात बहुत ज्यादा होती है, तो लगातार अगर बरसात होती रहेगी तो वो जो मैंने आपको बताया कि जर्मिनेशन के लिए आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। अगर वो मैं अभी स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं, आप ये मत बोलने लगना कि सर ये जो सुंदरवन है, तो सुंदरवन जो वृक्ष है वो तो उपज जाते हैं पानी में, वो अलग केस है, वो मैं अलग बताऊंगा आपको। लेकिन मैं सामान्यतः आपको बात कर रहा हूं, तो आपको जो एक सीड होता है उसको उपज जर्मिनेट होने के लिए, यानी कि अंकुरित होने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। सूर्य ताप से ही वो आएगा, और एक मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। ज्यादा होगा तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, और बहुत कम होगा तो भी वो जर्मिनेट नहीं होने वाला। अब ये जो इक्वेटर है, यहां पर आपको पता है बरसात ज्यादा होती है, और कभी भी, यानी कि दिन में 2-3 बार यहां पर बरसात होती है। आप मुझे बताइए, जो यहाँ की जो लैंड होगी वो कैसी होगी? फर्टाइल तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पानी जो बरस रहा है वो इस पूरी जो मिट्टी के ऊपर की परत है उसको साथ में लेकर के चला जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये पूछा हुआ प्रश्न में आपको बता रहा हूं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर
मिट्टी की जो उर्वरता है बहुत कम होती है, कृषि योग्य नहीं होती। लेकिन अगर हम इसके आसपास के क्षेत्र देखते हैं, अब मानो ये इक्वेटर है, अब यहाँ के जो आसपास के जो देश हैं, आसपास के जो क्षेत्र है, वहां पे क्या होगा, क्योंकि पर्याप्त ऊर्जा मिल रही है। ये मानो ये क्षेत्र है कोई भी, है ना, ये कोई क्षेत्र है आई मान लेते हैं, और ये जे कोई क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो आसपास के जो दो क्षेत्र हैं, ये दोनों के दोनों उपजाऊ होंगे। उसका कारण मैंने आपको बताया कि बरसात तो होगी, लेकिन इतनी होगी जो कि आपके एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। इसी प्रकार से ये लैंड जो होगी फर्टाइल होगी, और ये जो होगी वो कम फर्टाइल होगी। आप इसका एक माइंड मैप अपने दिमाग में बना लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, समझ गए हैं ना आप। हाँ, तो देखना, हाँ, जैव मंडल में जीवित प्राणियों का वितरण सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। ये लिखने की बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे। आप सुनते रहें, एक बार से 2 बार ऐसे सुन लें, और पॉइंट जरूर डालते रहना कि आपको, ताकि पता रहे कि हाँ इसमें इतने पॉइंट थे, एफ ई एफ जो भी, और एक आध शब्द लिख लेना। जैसे जो जैव मंडल में, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जीवित प्राणी समान रूप से वितरित, समान रूप से सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं होते। तो हमें क्या लिखना है, जीवित प्राणी समान रूप से वितरित नहीं, बस इतना लिखना है। ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ ही जीवित जीव मिलते हैं, और उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता जो है वो 50% तक हो सकती है। हाँ, सबसे ज्यादा होती है। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, अब हेडिंग डालेंगे आप, एक हेडिंग डालेंगे। क्या है हेडिंग, पारिस्थितिकी तंत्र कार्य, कार्य मतलब फंक्शन, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य व्यापक व गतिक है, लिखना। पारिस्थितिकी तंत्र का जो कार्य है वो क्या है, व्यापक है, ब्रॉड है, और गतिक है, यानी कि वो स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, मूव कर रहा है, यानी कि वो चराचर है, ना कि स्थिर है। इसके 3 प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। इसके 3 प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र हैं, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र, जिसे हम जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, पोषक चक्र, और पारिस्थितिकीय अनुक्रमण यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र विकास। तीनों लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप, ये करके लिखेंगे यहाँ कौन कौन से हैं इसके जो 3 व्यापक अध्ययन का है, जो उसके अध्ययन क्षेत्र हैं। पहला है ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह। बी में लिखेंगे पोषक चक्र, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। याद रखना ही ना, है ना, ये पूछ सकते हैं वो एग्जाम में दे करके, आपको पेपर में ये प्रश्न आ सकते हैं। और सी पे आपको डालना है पारिस्थितिकी है अनुक्रमण, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या पारिस्थितिकीय तंत्र विकास। लिखेंगे इसे, नहीं पूरा दिख रहा तो ये देखना, ये दिख गया होगा अब आपको, ठीक है। लिखेंगे इसे, ये 3 है। तो इसके जो 3 तरीका से हम अध्ययन क्षेत्र है, पहले में हम पारिस्थितिकी तंत्र के जो कार्य है उनको हमने 3 भागों में बांट लिया है। इसका अध्ययन हम करेंगे ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह जैसे कि आपको बताया है, ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है, सन है। अब वो ऊर्जा जो है, जैसा कि आपको मैंने 10% का रूल बताया था, उस तरीका से इसके हम अलग अलग तरीका से देखेंगे कि जो अलग अलग जो क्षेत्र है उनमें इसका प्रवाह किस प्रकार से है। पोषक चक्र मैंने आपको बता दिया, और पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो विकास है वो किस तरीका से हुआ है, ये हम देखेंगे। तो आज पहला आप डालेंगे, ए डालेंगे ऊर्जा प्रवाह। ए डाल करके आप लिखना है आपको ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। और पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, सभी मेटाबॉलिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा एक आधारभूत उत्तरदायी कारक है। सभी मेटाबॉलिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा एक
आधारभूत उत्तरदायी कारक है। लिखेंगे उत्पादकों से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। यानी कि उत्पादकों से, आपको याद आ गया है, मैंने प्रोड्यूसर आपको लिखाए थे। हाँ, तो प्रोड्यूसर जो है उत्पादकों से शीर्ष उपभोक्ताओं तक, और उत्पादक कौन है? ग्रीन प्लांट्स, याद आ गया, बेस जो प्राइमरी है, उसी से फिर 10% का रूल लगता जाएगा और जो उपभोक्ता है वो बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे कि पेड़, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर कोई पौधा है उसे कोई भी एक जानवर खाता है और वो पशु को फिर कोई इंसान उसका भक्षण करता है, तो जो भी ऊर्जा उसने लिया है पौधे से, उसका 10% उस मनुष्य के अंदर प्रवेश करेगा। और अगर उसी प्रकार से अगर आप साइकिल चेन देखते हैं कि अगर कोई शेर उस इंसान को खाता है तो वो उस इंसान से जो है 10% जो है ऊर्जा शेर को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, तो शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। यह एक दिशीय होता है, यानी कि यह एकल दिशिक होता है, एक ही दिशा में होता है। याद रखना इसको। ठीक है, यह जो बी पॉइंट था इसका याद रखना, यह एकल दिशीय है। कैसा है? एकल दिशीय। समझ गए ना आप? हाँ, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, ये क्या है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर, ये कोई कंज्यूमर है इसकी ओर, तो इसका जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल इसका जो फ्लो है, ये हमें याद रखना है। और इस पर प्रश्न आए हैं और आगे भी इस पर प्रश्न आएंगे, तो ये आपको अपने मन में याद रखना है। ठीक है, हाँ, एक दिशा है। लिखना सी पॉइंट, प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय, स्थानांतरण मतलब समझ रहे हैं ना, यहां से ऊर्जा को यहां तक जाना क्या है? स्थानांतरण। हाँ, स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। और यह 10% नियम, यानी कि लिंडमैन्स ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल, इसे क्या बोलते हैं? लिंडमैन्स ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल। ये रूल जो मैं आपको बोल रहा था, ये ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, साइंस में मैं आपको ना बहुत अच्छे से ये सारा कराने वाला हूं। मैं यूं तो इसे अभी एटॉमिक मॉडल से जोड़कर आपको समझा सकता हूं कि वो हानि किस प्रकार से होती है, कि जो लॉस कैसे करता है एनर्जी का, वो मैं आपको एटॉमिक मॉडल से समझा सकता हूं। लेकिन मैं अभी आपको उसे नहीं समझाने वाला, क्योंकि फिर आपको हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं वो साइंस के अंदर है तो वहीं पर उसे समझा करके फिर आपको लिंक कराऊंगा इन्हें, ताकि मैं आपको बताऊंगा, देखो मैंने वहां पर इस तरीका से बताया था, आज मैं आपको ये बता रहा हूं, और दोनों को आप इंटरलिंक करें ताकि आपको समझने में, लंबे समय तक याद रखने में उसे मदद मिले। तो ये कौन सा रूल है जो 10% का रूल है? अगर आपसे पूछ लेता है लिंडमैन्स ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल, और इसे हम क्या 10% रूल के नाम से, 10%, या फिर हम 10% रूल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसे आप ट्रैफिक एफिशिएंसी रूल के अनुसार पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा 10% स्थानांतरित होती है, मात्र 10% स्थानांतरित होती है। बाकी 90% जो उसके अपेक्षा मानते हैं, जो उसमें है उसका 90% लॉस होता है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। इसी कारण से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तरों के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन पारितंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर के मध्य अंतरक्रियाओं का अध्ययन पारितंत्र में ऊर्जा को समझने में मदद करता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन, मैं ऐसा कराऊंगा अभी, आप इसे लिख लें, ऊर्जा को समझने में मदद करता है। पोषण स्तर अंतरक्रिया क्या है? ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस क्या है? पोषण स्तर अंतरक्रिया, ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन लिखेंगे। यानी कि ट्रॉफिक लेवल
इंट्रैक्शन क्या है, लिखेंगे पोषण स्तर अंतर क्रिया यह समझने में मदद करती है कि पोषण स्तर अंतर क्रिया यह समझने में मदद करती है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्य पोषण आवश्यकताओं के आधार पर एक दूसरे को कैसे जुड़े हैं। आ गया, एक क्या है, पौधा है, प्लांट है, उसको कौन खाएगा, खरगोश खा सकता है, खरगोश को कोई और खा सकता है, खरगोश को कोई और एनिमल खा सकता है, उस एनिमल को कोई और एनिमल खा सकता है। इस प्रकार से एक चेन बन जाएगी और उनका जो ट्रॉफिक लेवल है वो कम होता हुआ चला जाएगा, वो कम होता हुआ चला जाएगा। यूं तो आप एक अंदाजा भी लगाना, ऐसे अध्ययन है कि जो शाकाहारी होते हैं वो लंबे जीते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो लंबे जीते हैं और जो मांसाहारी होते हैं वो कम आयु तक जीते हैं। इसका आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको इसका एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास जो शाकाहारी हैं वो शाक मतलब है पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो डायरेक्ट जो भी सन से उन्होंने प्राप्त किया है उसका 10% आप प्राप्त कर लेते हैं। अगर जो लोग मांसाहारी होते हैं और अपनी ऊर्जा के लिए मांस पर निर्भर करते हैं, या कुछ मांसाहारी जीव होते हैं, वो कम आयु तक जीते हैं, क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर है और उसका जो उसने लिया है पौधों से उसका भी 10% उसे मिलने वाला है। उदाहरण के लिए जो कछुआ है वो शाकाहारी ऐसा मानते हैं, वो ग्रास खाता है और वो लंबा 1000 वर्ष तक जीता है। ठीक है, इस तरीके से लोग मानते हैं और ऐसे अध्ययन है कि हाँ शाकाहारी जो है वो ज्यादा लंबा जीता है। आप इसे इससे जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ अब यहां पर ट्रॉफिक लेवल्स देखेंगे। ट्रॉफिक लेवल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ट्रॉफिक मतलब है न्यूरिशमेंट यानी कि ट्रॉफिक लेवल है न्यूरिशमेंट यानी कि उनका जो पोषण। हाँ, ट्रॉफिक मतलब है पोषण। तो यहां पर देखेंगे इस तरीका से बना लेंगे आप, ट्रॉफिक लेवल्स, और ट्रॉफिक का मतलब आपको पता है, ट्रॉफिक का मतलब है यहां पे न्यूरिशमेंट। नरिशमेंट और यहां पर आप इस तरीका से बनाएंगे, एक वो बना लेंगे यहां पे एक टेबल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसे बना लेंगे। मेरे साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये इस तरीका से यहां पर देख लीजिए एक बार, इस तरीका से बना लेना है और यहां पर इस तरीका से बनाना है ये, और इस तरीका से फिर ये लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरीका से यहां। और यहां पर आप लिखेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे क्या है, यहां पर आप इस तरीका से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये है ऑटोट्रॉफ्स। पहले पे क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, अब पढ़ा चुका हूं ये सर, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दूसरे पे कौन है, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, थर्ड पे कौन है, ये भी हेट्रोट्रॉफ्स। और फोर्थ पर, ये फोर्थ पर कौन है, ये भी हेट्रोट्रॉफ्स है। और फिफ्थ पर कौन है, ये भी हेट्रोट्रॉप्स है। बना रहे हैं आप मेरे साथ साथ, इसे बना रहे हैं। तो जो ऑटोट्रॉप्स है, कल मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो कौन है, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो यहां पर जो अपना भोजन स्वयं कौन बनाएगा, मैंने कल भी बताया था ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स है। इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हेट्रोट्रॉप्स में कौन है, हर्बीवोर्स, याद आ रहा है कल का, हर्बीवोर्स।
हर्बीवोर्स, प्राइमरी, इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये भी कौन है, नीचे कौन है, कार्निवोर, कार्निवोर्स सेकेंडरी। ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद कौन आएगा, कार्निवोर, ये भी कौन है, कार्निवोर, टर्सरी, और फिर ये टॉप कार्निवोर। ठीक है, इसे क्वेटरनरी यानी कि चतुर्थ, ये क्या है, टर्सरी, टर्सरी, और इसे क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये आपने बना लिया, ये बना लिया आपने, इसे बना लेंगे। ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है। तो इससे क्या है कि जो आपके जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो दूसरों पर अपने जीवन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निर्भर होते हैं, वो सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। ये आपको याद रखना है या आपको समझने के लिए है एग्जाम में आपको, ताकि आप विजुलाइजेशन कर सकें और अपने आंसर तक पहुंच सकें। पोषण स्तर जो होते हैं, जिन्हें हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं, में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, आप लिखेंगे पोषण स्तरों, लिखना पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, लिखेंगे पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह। लिखेंगे इसे, पहला पॉइंट करके यहां पे लिखेंगे, ABC करेंगे, लिखेंगे ऊर्जा हमेशा पोषक स्तरों में उत्पादकों से प्रवाहित होती रहती है। आपको पता है जो उत्पादक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट से, ग्रीन प्लांट से ही प्रवाहित होती है। दूसरा लिखेंगे यह निम्न उत्पादक से उच्चतर, खासकर शाकाहारी और मांसाहारी पोषक स्तर में ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, जैसे कि इसका प्रवाह मांसाहारी से शाकाहारी, जैसे कि इसका प्रवाह मांसाहारी से शाकाहारी व उत्पादकों की ओर नहीं होता। समझ गए आप, हमेशा शाकाहारी से मांसाहारी की ओर ही होगा, मांसाहारी से शाकाहारी की ओर नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है, अगर हम नॉर्मली जानते हैं तो जो वृक्ष हैं वो जो मांस भक्षी नहीं होते, सामान्यतः, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं कि जो मांस भक्षी पौधे होते हैं, इसीलिए मैंने सामान्यतः लगा दिया है पहले ही, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बल्कि जो कीट होते हैं उनसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उनका भक्षण करते हैं और अपनी ऊर्जा का जो है पूर्ति करते हैं। वो मैं छोड़ रहा हूं, सामान्यतः मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे। तो हमेशा शाकाहारी से मांसाहारी की ओर ही होगा, इसीलिए हम इसे यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दशीय बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे यह कभी भी ऊपर से नीचे की दिशा में प्रवाहित नहीं होता। ऊपर से नीचे मतलब है मांसाहारी से शाकाहारी की ओर। तो इसे अपना डायग्राम से आप बना करके आपको लिखते जाना है। हाँ, प्रत्येक पोषण स्तर में अनुपयुक्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है, जो कि आपको बताया है अभी। प्रत्येक पोषण स्तर में अनुपयुक्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार प्रथम पोषक स्तर से ऊपरी स्तरों की तक ऊर्जा का गिरावट लगातार होता रहता है, जो 10% रूल मैंने आपको भी बताया है। एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाएगा, यानी कि फर्स्ट से सेकंड, जैसे यहां आप देख रहे हैं, यहां पे अगर मैं मान के चलता हूं तो यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में ये कितना है, 10% रूल के हिसाब से, फिर यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में ये जो है 10% रूल लगेगा। कभी भी वो इधर से इधर नहीं हो सकता, ये याद रखना है, इधर से इधर कभी नहीं हो सकता। ये ही सही डायरेक्शन है, समझ गया, यही सही डायरेक्शन है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार सामान्यतः 4 या 5 पोषण स्तर होते हैं, कभी कभी 6 से अधिक होते हैं। आप इसकी चिंता ना करें, बस आप समझ लें कि 4 से 5 होते हैं। कभी पेपर में ये नहीं पूछेगा कितने होते हैं। पोषण स्तरों में पोषण स्तरों में अंतर क्रिया की 3 अवधारणाएं हैं। पोषण स्तरों में अंतर क्रियाओं की 3 अवधारणा है। कौन कौन सी? एक तो खाद्य श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं फूड चेन, फूड वेब, और एक होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। एक होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स। ठीक है, लिखेंगे
पोषण स्तरों में, यहां पे आप लिख सकते हैं इस तरीका से, पोषण स्तरों में हाँ अंतर क्रिया ये 3 अवधारणा है। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, जैसे कि आपको पता है, इसे ABC करके लिखेंगे। पहला है खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, इसे हम बोलते हैं फूड चेन। बी में हम लिखेंगे खाद्य जाल, इसे बोल देंगे फूड वेव, फूड वेव। और तीसरा हम लिखेंगे यहां पर पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड, इसको क्या बोलते, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये हो गया। अब आप पहला लिखेंगे डाल करके, इसे पहला डालेंगे खाद्य श्रृंखला, पहला इसे डालेंगे आप, यहां लिखेंगे खाद्य श्रृंखला, ठीक है, पहला डालेंगे ए करके यहां पे इसमें, और लिखेंगे खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अभी तो लिखा होगा ना खाद्य श्रृंखला, देखो खाद्य श्रृंखला। अब लिखेंगे इसमें फूड चेन, फूड चेन डाल करके लिखेंगे यहां पे, विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध स्थापित होते हैं, विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध स्थापित होते हैं। प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बनता है, प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बनता है, और इन्हीं एक दूसरे को खाने वाले जीवों के अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस जो है, इसी अनुक्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। कौन किसे खाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपको पता है जो सन है, सन से ये मानो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ये है आपका घास है, सपोज करो ये घास है ना, ये घास, ये ग्रास है। ये इस ग्रास को किसने, इस ग्रास को ऊर्जा कहां से मिली, ये हमारे सन देवता हैं, ये सन है देवता है हमारे, इनसे एनर्जी मिलता है किसको, ग्रास को। और ग्रास का ये जो एनर्जी है, ये कौन खाएगा ग्रास को, ये टिड्डा जिसे बोलते हैं, है ना, टिड्डा जो होता है, टिड्डा खा लेगा इसे, ठीक है, ग्रास ऊपर बोलते हैं इसे, ठीक है, ग्रास ऊपर यानी कि टिड्डा खा लेगा इसे। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खा लेगा, मेढक, मेढक खा लेगा। और मेढक इसे फ्रॉग बोलते हैं। और मेढक को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खा लेगा, सांप। और सांप को कौन खाएगा, ईगल, या जिसे हम बोलते चील, है ना, चील या ईगल खा लेगा इसे, है ना। और इस ईगल को, ईगल जब मरेगा तो इसका भी क्या होगा, डिकम्पोजर होगा, डिकम्पोजिशन होगा ना इसका बॉडी का, तो डिकम्पोजर आ गया याद, अब जो कल मैंने पढ़ाया था। तो इस तरीका से ये कि चेन बनी हुई है, कौन किसके ऊपर निर्भर है, तो इस तरीका से आप इसे देख लेंगे। ग्रीन घास को जो एनर्जी है वो मिल रहा है सन देवता से, और सन देवता से जो एनर्जी मिला है उससे एनर्जी प्राप्त कर रहा है टिड्डा, और टिड्डा जिसे हम ग्रासहोपर कहते हैं उसको खाते हैं मेढक, मेढक को खाता है सांप, और सांप को जो खाता है कौन, चील जो होती है, ईगल। और उस ईगल जब मर जाती है तो उसकी जो बॉडी डिकम्पोज होती है, तो उसे कौन डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से ये सब चलता है। अब खाद्य श्रृंखला अभी इसमें लिखेंगे पहले, हाँ, खाद्य श्रृंखला की शुरुआती उत्पादों, हाँ, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से होती है।
और अंत टॉप कार्निवोर से होता है। आप जैसा कि ये पीछे आप देखे होंगे, ये वाला जो मैंने बनाया था आपको, उत्पादक है ये, उत्पादक से इसकी शुरुआत हो रही है। ये क्या है? उत्पादक है, शुरुआत उत्पादक से होती है और लास्ट इसका जो होता है वो जाकर के कहां होता है? टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स से इसका जो है अंत होता है। तो शुरुआत इसकी उत्पादक से होती है और अंत इसका जो है टॉप कार्निवोर्स से होता है। लिखेंगे कुछ प्राणी केवल एक ही प्रकार का आहार करते हैं। कुछ प्राणी एक ही प्रकार का आहार करते हैं, इस प्रकार वे एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं। कुछ प्राणी क्या होते हैं कि वो सिर्फ मांसाहार ही करते हैं। कुछ प्राणी कैसे होते हैं? वो मांसाहार ही करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं वो शाकाहार ही करते हैं, यानी कि वो मांस नहीं खाते। और कुछ ऐसे होते हैं वो घास नहीं खाते, जैसे शेर है वो घास नहीं खाता। और जैसे कोई जो भैंस होती हैं, जंगली भैंस या कैसी भी गाय भैंस जो होती हैं, वो कभी मांस नहीं खाती। इस तरीका से वो एक ही इस खास श्रृंखला के हिस्से होते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे आप खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार लिखेंगे यहां पे। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार अब लिखेंगे। पहला चरण खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला में पहली जो है वो क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। पहला लिखेंगे ABC करके लिखेंगे, ए लिखेंगे स्मॉल, यानी कि चारण। चारण मतलब ग्रेजिंग, खाद्य श्रृंखला। पहली क्या है? पहली है चारण खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन। लिखना वे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधे व पौधों के किसी भाग का उपयोग करते हैं। लिखना वे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधे या पौधों के किसी भाग का उपयोग करते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टिड्ढा, टिड्ढा को खाते हैं पक्षी, बाज, सांप आदि आदि। ठीक है, हाँ यही है। अब है अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्रिटस फूड चेन, जो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था इसके विषय में। डेट्रिटस क्या होते हैं? बी पे डालेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्रिटस, इंग्लिश में भी इसे देख लेंगे फूड चेन। हाँ, डेट्रिटस फूड चेन यानी कि जो सबसे बाद में सबको जो क्या करता है? खा जाता है, यानी कि जो मृत बॉडी है अपने जो पोषण तत्वों के लिए जिन उन पर निर्भर रहता है, इसके अंदर आते हैं। लिखेंगे यह खाद्य श्रृंखला प्राणियों व पादपों के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होती है। यह खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला प्राणियों व पादप के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होती है और उसे सूक्ष्म जीव द्वारा सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है। और इसे सूक्ष्म जीव द्वारा सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के लिए कचरा जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, वो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें खाते हैं कौन? वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसे हम बोलते हैं वुडलस, वुडलस बोलते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो खाते हैं। और उसको कौन खाता है? उसको खाते हैं कौन? बाद में ब्लैक बर्ड मैंने कल बनाया था ना वो, हाँ वो खा लेते हैं बाद में। हाँ यही है। ठीक है, ये हो गया आपका फूड चेन, हमने यहां तक करा दिया। अब लिखना है आपको बी पॉइंट खाद्य श्रृंखला, ये आपका फूड वेब। बी पॉइंट याद आना है शुरू वाला, ये हमने लिखा दिया था बी। कौन सा बी की हम बात कर रहे हैं? याद आ गया आपको? ये वाला बी, ये वाला बी लिखना है, ये वाला खाद्य श्रृंखला। लिखना खाद्य जाल, यानी कि फूड वेव। लिखेंगे फूड वेव खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में होने वाले, खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में होने वाले खाद्य और ऊर्जा प्रवाह को केवल एक ही पक्ष
प्रस्तुत करती है, केवल एक ही पक्ष प्रस्तुत करती है, यानी कि जो अपना शाक है उसको मांसाहारी खाते हैं। इस तरीका से वो एक ही, आपने देखा ना चेन बनाई उसने, इसमें क्या हमने एक चेन बनाई थी ना, ये चेन बनी थी, यहां से शुरू हुआ और इस तरीका से इसे ये खा लेगा, फिर इसके बाद में यहाँ आएगा, इसे ये खा लेगा और उसके बाद में इसे ये खाएगा और ये। अब वेब में क्या होगा कि वो ये इसे भी खा सकता है, वो इसे खा सकता है, ये इसे खा सकता है, वो इसे खा सकता है, ये इसे, इस तरीका से एक जाल बन जाएगा और वो जाल क्या है, वेब है। समझ गए ना? हाँ हाँ, तो लिखना खाद्य श्रृंखला जो मैंने आपको पढ़ाई है उसमें सिर्फ आपको ऊर्जा प्रवाह की केवल एक ही पक्ष प्रस्तुत करती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है वो ऊर्जा प्रवाह के केवल एक ही पक्ष को प्रस्तुत करती है, जबकि पारितंत्र के भीतर परस्पर अनेक अंतर संबंध होते हैं। जबकि पारितंत्र के अंदर या भीतर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। पारितंत्र के भीतर परस्पर अनेक अंतर संबंध होते हैं। एक पारितंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं और अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। समझ गए आप? यानी कि बहुत सारी ये जो चेन मिल जाएंगी तब क्या एक फूड वेव का निर्माण होगा। यानी कि बहुत सारे फूड चेन जो होती हैं, यानी कि वो फूड चेन है, बहुत सारी फूड चेन मिलकर के क्या बनाती हैं, फूड चेन मिल जाती हैं बहुत सारी, तब क्या बनाती हैं, फूड वेव। यानी कि फूड वेव ये है। समझ गए आप? तो इसमें बहुत सारी फूड चेन हो सकती है, मानो 5, 10 कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी फूड चेन होती है, क्योंकि एक पारितंत्र जो होता है उसके अंदर बहुत सारी जो फूड चेन होती है और वो बहुत सारी फूड चेन मिलकर के ही फूड जाल बनाती है, यानी कि फूड वेब बनाती है, खास जाल बनाती है। ठीक है? हाँ, उदाहरण के लिए मैं आपको एक, मेरे पास कोई इमेज होगा तो मैं दिखाना चाहूंगा, यहीं पे समझा देता हूं। देखो क्या होता है, ये मानो कोई ट्री है यहाँ पे, ये कोई ट्री है, ये है। अब इस ट्री को कौन खाएगा भाई? इस ट्री को जिराफ खा सकता है। कौन खा सकता है? जिराफ। जिराफ खा सकता है। दूसरा हाथी जो होता है, हाथी, ये भी खा सकता है। और जिराफ और हाथी को कौन खा सकता है? शेर खा सकता है। और इस जो हाथी को और कौन खा सकता है? अगर ये हाथी मर जाता है तो इसे ईगल खा सकती है, चील खा सकती है। ठीक है? ये जो हाथी है ये क्या खाता है? और ये घास जो होती है, घास वगैरह, उसे भी खाता है। समझ गए? और ये घास को टिड्डा भी खाता है। ठीक है? ये भी खाता है। इसी तरीका से ये टिड्ढे को इस घास को चूहा भी खाता है। इस तरीका से मैंने आपको बना के दिखाया है। तो आप इसे मैं इस साइड में लगा दूंगा, इसमें आप देख लेना, ये साइड में आपको लगा हुआ दिखेगा। इसे देख करके आप समझ जाना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और अपनी कॉपी में एक इसी तरीका से आपको बना लेना है कि आप फूड वेव अगर कहीं आती है एग्जाम में तो वो आप उसका डायग्राम बना करके लिख सके। ये है इसका तात्पर्य और इसे बनवाने का मेरा उद्देश्य है। ठीक है? हाँ, अब हम देखेंगे इसका सी पॉइंट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सी पॉइंट पर आते हैं और अब देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स लिखेंगे। ये कैसे होते हैं पहले मैं इसे बना कर दिखाता हूं आपको। पिरामिड्स इस तरीका से बना लेना आप, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये हो गया। अब इसमें आप लेयर्स बना लेंगे इस तरीका से, लेयर्स। एक लेयर यहाँ पे हो गया, एक लेयर यहाँ पे हो गया, एक लेयर यहाँ पर हो गया, एक लेयर यहाँ पर हो गया। ठीक है? इसी तरीका से अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पर ये क्या है? प्रोड्यूसर है। ये नीचे जो भी है सब यहाँ क्या है? ये प्रोड्यूसर है।
प्रोड्यूसर है। उसके ऊपर यहां पर ये सब क्या है, कंज्यूमर है, ये सब क्या है, कंज्यूमर है। ये भी क्या है, ये सब कार्निवोर है, ये भी क्या है, कंज्यूमर, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्सरी कंज्यूमर है, और ये क्वाटरनरी कंज्यूमर है। ठीक है, क्वाटरनरी कंज्यूमर है। ये हो गया आपको। यहां पर भी उसी तरीका से हम देखेंगे, यानी कि ये जो है ये क्या है, ये है टेरिटोरी, यानी कि जमीन पर। ये कौन सा है, जमीन के ऊपर, और ये कौन सा है, वाटर बॉडी के अंदर है, यानी कि ये क्या है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक है, और ये टेरिटोरियल है, टेरिटोरियल है। तो यानी कि ये जमीन के ऊपर है ना, और ये पानी के अंदर है, जल के अंदर है ये। ठीक है, और ये है पृथ्वी के ऊपर है। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे ये भी क्या है, प्रोड्यूसर है, ये भी क्या है, प्रोड्यूसर है। यहां पर क्या आ जाएंगे, कंज्यूमर है, पी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी। इसी तरीके से हम यहां पर देख लेंगे। अब मैं ये जो है दोनों पिरामिड्स आपके आप देखेंगे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप इनका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का। ठीक है, हाँ देखेंगे आप, और यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पोषण स्तरों में अंतर क्रिया के 3 अवधारणाएं हैं। ये हमने आपको बता ही दिया है। ये तो लिखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, लिखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, हेडलाइन डालेंगे यहां पे, पारिस्थितिक पिरामिड, और लिखना शुरू करेंगे। पारिस्थितिक पिरामिड में डाल करके लिखेंगे पोषण स्तरों को जब आरेखीय, पोषण स्तरों को जब आरेखीय, आरेख मतलब है डायग्रामिक, डायग्रामेटिक बोल सकते हैं, डायग्रामिक फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। डायग्रामिक यानी कि आरेखीय, आरेखीय ऐसा लिखेंगे, आरेखीय, आरेखीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो आपको बताना है जब पोषक स्तरों को आरेखीय रूप में प्रदर्शित किया जाए तब उन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। एक लाइन में, ठीक है। लिखेंगे दूसरा पॉइंट इसी में, खाद्य उत्पादकों द्वारा, खाद्य उत्पादकों द्वारा पिरामिड का आधार निर्मित होता है। खाद्य उत्पादकों द्वारा पिरामिड का आधार निर्मित होता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेस में होते हैं। और सीड्स मांसाहारी द्वारा, जबकि सीड्स पर मांसाहारी होता है, जबकि सीड्स पर मांसाहारी होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में याद रखना, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषक स्तरों की प्रजातियों की संख्या, बायोमास व ऊर्जा की सुलभता, क्रमिक पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या यानी कि उसकी स्पीशीज की कितनी संख्या है, बायोमास वेट के आधार पर बायोमास व ऊर्जा की सुलभता व पर्याप्तता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। समझ गए कि वो 10% का रूल आप लगाते जाए, आप 10% का रूल यहां से लगाएंगे तो जो ऊर्जा, अगर हम ऊर्जा के आधार पर बना रहे हैं, या तो एनर्जी के आधार पर बनेगा या उसका किसके आधार पर बनेगा, बायोमास के आधार पर बनेगा, तो इस तरीके के पिरामिड्स बन सकते हैं। अगर मैं 10% का रूल लगाता हूं तो अगर यहां पर क्या है 100 ऊर्जा है, यानी कि 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो यहां कितनी रह जाएगी 90, फिर इसका 10%, यहां कितनी रह जाएगी बोलो, इसका 10% आप निकालोगे, इसका 10% होना चाहिए, तो कितना आएगा 9 और कम कर लेंगे तो 81, फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना कम करेंगे 8.1, यानी कि इस तरीका से ये जो आकार है यहाँ ऊर्जा का ये नैरो होता चला जाएगा। तो जो यहाँ पर है वो क्या है, शाक भक्षी है या फिर
जो प्रोड्यूसर है वो है, और इसके आधार पर आप ऊपर जाकर जाते जाएंगे तो उसका जो ऊर्जा का आकार है वो कम होता चला जाएगा। और इस प्रकार यहां पर एक मांसाहारी बैठा होगा, यहां पर क्या है, कोई मांसाहारी जैसे कि ईगल टाइप का कुछ यहां बैठा हुआ होगा। अब आया मेरी बात समझ में आपको, आ गया मेरी बात समझ में आपको? हाँ, तो जो बेस है, अगर हम बायोमास के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो इसका देखना है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है क्या उसकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि जो शाकाहारी होते हैं वो लंबे जीते हैं, इसका मतलब है कि जो शाकाहारी है वो नीचे है, तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो उनकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी, बायोमास कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से उसका भी पिरामिड ऐसा बन सकता है। चलो आप पहले लिखो, मैं इसे बताऊंगा। ये लाइन आप समझ गए होंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूं पिरामिड क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनका जो 10% है वो इस तरीके से नैरो होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है, हाँ, लिखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संख्या पिरामिड यानी कि नंबर, दूसरा है बायोमास पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। यानी कि पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। लिखना आप एक बार, पारिस्थितिकी पिरामिड लिखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा बताया मैंने, नंबर 1 कौन सा है, संख्या पिरामिड। दूसरा है, यानी कि इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नंबर पिरामिड। दूसरा हम बोलेंगे बायोमास पिरामिड। इसको बायोमास ही बोलेंगे। और तीसरा है हमारा ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा एनर्जी पिरामिड। अब लिखेंगे, पहला डालेंगे आप, पहला आप लिखेंगे संख्या पिरामिड, और संख्या पिरामिड में पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट आप यहां पर डालेंगे और लिखेंगे संख्या पिरामिड। और इसके अंदर पहला पॉइंट ए पॉइंट लिखेंगे डाल करके। लिखेंगे इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच का संबंध दिखता है, यानी कि कितने प्रोड्यूसर हैं और उन पर कितने ऐसे कंज्यूमर हैं जो निर्भर करते हैं, वो दिखाएगा ये। ठीक है, इसमें लिखना, इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध दिखता है। तीसरा लिखेंगे संख्या पिरामिड सीधा यानी कि और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। संख्या पिरामिड सीधा यानी कि या तो इस तरीका से हो सकता है, बी में आप लिखेंगे, यानी कि जो संख्या का पिरामिड है या तो इस तरीका से हो सकता है, और दूसरा वो हो सकता है कैसा, या वो इस तरीका से हो सकता है। समझ गए ना आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ये देखना, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। कैसा आया? इसका मतलब यहां है कि ये जो है इसके क्या है, लेवल हो गए, ये ट्रॉफिक लेवल हो गए इनके, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इसी तरीका से यहां पर हो गए। अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो ये जो संख्या का जो पिरामिड है वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि जो संख्या पिरामिड होते हैं क्या ऑलवेज अपराइट होते हैं, यानी क्या हमेशा सीधे होते हैं, या ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं? नहीं, वो उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो उनके जो प्रोड्यूसर हैं उनकी संख्या ज्यादा हो और उन पर निर्भर जो कंज्यूमर है उनकी संख्या कम हो, या ये भी हो सकता है कि अगर
हो सकता है कि उनकी जो प्रोड्यूसर हैं उनकी संख्या कम हो और उनके जो कंज्यूमर हैं उनकी संख्या ज्यादा हो, यानी कि उल्टे सीधे वो दोनों तरीका से हो सकते हैं। अब आपको लिखना है सीधा संख्या पिरामिड, यानी कि जो सीधा वाला ये वाला लिखना है, इसी में इसी के नीचे लिखना है आपको, फर्स्ट सेकंड डाल करके लिखना। इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या अत्यधिक कम हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा सीधा वाले में, देखना ये वाला जैसे जैसे वो बढ़ते हुए जा रहे हैं यानी कि उनकी संख्या कम होती जा रही है, आपको दिख रहा है। यानी कि नीचे प्रोड्यूसर तो हैं लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उनकी संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार यह पिरामिड आधार तल पर चौड़ा और शीर्ष तल पर अत्यधिक नुकीला होता है, अत्यधिक नुकीला होता है। घास सबसे निचले आधार तल पर विस्तृत होती है वह उनकी संख्या बहुतायत पाई जाती है, यानी कि अगर हम घास के मैदान लेते हैं तो घास की जो संख्या है वो ज्यादा है लेकिन उस पर निर्भर जो जीव है उनकी संख्या कम होती जाती है। तो ये क्या है, इस तरीका से इन्वर्टेड बनेगा, ये जो ऊपर से नैरो होता चला जाएगा। अगला पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता के आधार पर, अगला पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता का होता है। जैसे टिड्डे की तुलना में घास की जो संख्या है, टिड्डे की संख्या घास की तुलना में कम है, घास ज्यादा है उस पर जो निर्भर टिड्डे हैं वो कम है, तो इसलिए इसका जो नैरोनेस होता चला जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना जो मैं आपसे बोल रहा हूं, यानी कि यहां पर घास है, अगर आप घास को देखेंगे उसकी संख्या देखेंगे तो ज्यादा है लेकिन जो टिड्डे हैं उनकी संख्या तो कम है, हाँ, इसलिए वो नैरो होता जा रहा है। आगे लिखेंगे अगला पोषण स्तर प्राथमिक मांसाहारी जीवों का होता है, जैसे कि रेट, रोडेंट्स वगैरह जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनकी संख्या और भी कम है, यानी कि टिड्डों की तुलना में जो रेट है उन पर जो निर्भर है उनकी संख्या और भी कम है। इसका अगला पोषण स्तर द्वितीय मांसाहारी यानी कि सेकेंडरी टर्सरी बाज जिसे हम ईगल बोलते हैं वो उसका है, और फिर जीवों की संख्या में लगातार गिरावट आती रहती है, इस प्रकार ये बन जाएगा, ठीक है, सीधा। हाँ, हाँ लिखेंगे उल्टा संख्या पिरामिड। उल्टा कैसे बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया उल्टा कैसे बनता है। उल्टा कैसे बनेगा, अब आपने एक नीम का पेड़ देखा या कोई भी पेड़ देखा, उस पर कितने छोटे छोटे से जीव होते हैं ना, हाँ, तो ऊपर क्या है बहुत सारे जीव हैं लेकिन जिन पर जो जीव है वो पेड़ पर है और पेड़ क्या है एक ही है, तो उसकी संख्या कम होती चली जाएगी। जैसा कि आप इसमें लिखना एक बार उल्टा संख्या पिरामिड, है ना। और इसमें आप साइड में देख रहे हैं, साइड में आप देख रहे हैं, हाँ, हाइपरासाइट्स जो होते हैं वो है, फिर पैरासाइट्स हैं और उसके बाद में हर्बीवोर्स हैं और फिर प्रोड्यूसर है। जैसे कि देखो पहले है पेड़, सपोज करो यहाँ पे कोई भी क्या है वृक्ष है, वृक्ष पे कौन होती है, चिड़िया होती है, चिड़िया, ठीक है। उसके बाद में कौन होता है, चिड़िया के बाद में कौन होते हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं बीटल्स, यानी कि जो जिन्हें हम बोलते हैं ना बीटल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। और यहां पर कौन होता है, यानी कि और भी छोटे छोटे, यानी कि एक तो थोड़े जो आंखों से दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आंखों से भी नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना एक ही वृक्ष पर, यानी कि जो जिन पर वो निर्भर है, जो प्रोड्यूसर है वृक्ष जो है वो एक है लेकिन उस पर जो निर्भर है वो बहुत ज्यादा है, ये जो आपके ये कीड़े मकोड़े। तो आप देखेंगे इसका उल्टा बनेगा, तो ये आपको देखना, साइड में आप देख रहे होंगे, इसका मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं यहां पर इस लेक्चर को विराम देता हूं। मैंने आपको यहां पर पिरामिड्स कराए हैं, आप ये सारे लेक्चर्स देखते हुए चलेंगे, पीछे रिवीजन करते हुए चलेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे और इस प्रकार से हम लेक्चर बाय लेक्चर, यूनिट बाय यूनिट करते हुए चलेंगे और इसे हम पूर्णतः समाप्त करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखें। और जो भी बुक्स आपके पास हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उनको साथ साथ पढ़ते हुए चलें। और आपको मैं और बात बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लाइव हुआ करेंगे संडे में, डाउट सेशन के रूप में हम रखेंगे क्या, तो लाइव सेशन में रहे करेंगे और वो हम सेशन रखेंगे डाउट सेशन के रूप में। तो जो भी मैंने ये जो 6-7 दिन में पढ़ाया है उस पर आपको अगर कोई भी डाउट है तो हम उसमें 1 घंटे तक लाइव रहेंगे, तो वहां हम इसे आपका रिजॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हम लेकर के चलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आने वाले समय में हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि क्या हम लाइव आए और कब से लाइव आना चाहिए,
ठीक है, तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।